का फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसको कवर कर रहे थे और ये जाना था कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, मृदा के बारे में जानना हमारे थोड़ा सा ज़रूरी है। प्रीलिम्स के बेसिस से अभी आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं, मेंस के बेसिस से मृदा काफ़ी महत्व रखता है। वहाँ तो सीधे आपसे लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, तो लेकिन यहाँ पर भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमको कई प्रश्नों को करने में मदद करता है। अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन, एकदम हूबहू ना रहे कि सीधे यहीं चैप्टर से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन यह जो चैप्टर है वह अन्य अध्ययनों से अन्य टॉपिक के क्वेश्चन को हल करने में आपकी मदद करेगा, जब ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा मालूम रहता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आज समझ लेते हैं मृदा का जो विभिन्न संस्तर है, मृदा के लेयर, या जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। ये देखिए जो हमारी मृदा है, मिट्टी है, ये मिट्टी विभिन्न परतों में मौजूद है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी परत में, भूपर्पटी के सबसे ऊपरी भाग में मृदा का संस्तर मौजूद है, और यह मृदा दुनिया के यानी पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में भी मौजूद है, चाहे वो टुंड्रा प्रदेश हो, चाहे वो विषुववृत्तीय क्षेत्र हो। लेकिन इस मृदा की जो संरचना है यह निर्भर करती है कि वहाँ पर किस तरह का जो है वनस्पति होगा, है ना, किस पर निर्भर करेगा, मौजूद उसमें जीवाश्म की मात्रा पर, मौजूद उसमें जो रासायनिक तत्व हैं, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, कैल्शियम कितना है, जीवाश्म की कितनी मात्रा है, ये सब पर निर्भर करता है कि वहाँ पर वनस्पतियाँ किस प्रकार की होंगी। अब देखिए मृदा के विभिन्न जो मुख्य लेयर हैं उनको हम एक तो जैविक संस्तर के रूप में डिवाइड करते हैं, और दूसरा जो मिनरल्स के लेयर हैं, यानी जो खनिज संपदा की जो लेयर विभिन्न परतें पाई जाती हैं। जो मृदा हमारी कृषि के लिए ज़रूरी होती है, या फिर हमारे वृक्षों के लिए, वनस्पतियों के लिए, वे अलग अलग तरह की मृदाएं हो सकती हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए जो मृदा का बेस होता है, जिसे हम लोग डी संस्तर से संबोधित करते हैं, डी परत से संबोधित करते हैं, ये मृदा का सबसे निचली परत पाया जाता है। मृदा का सबसे निचली मतलब निचला लेयर होता है। इसी बेस पे मृदा के विभिन्न परत जो है मौजूद होते हैं। अब इसमें जो है सबसे ऊपर चलें तो हम लोग को सी संस्तर मिलता है, सी के बाद फिर बी संस्तर, हम लोग ये डिवाइड कर रखे हैं, बी संस्तर के बाद ए संस्तर, और फिर सबसे जो ऊपरी परत है जिसे हम लोग ऑर्गेनिक संस्तर या जैविक संस्तर, जिसे ओ से हम लोग संबोधित करते हैं। तो ये विभिन्न परतों में यह लेयर जो है मौजूद है। अब आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। हमारे लिए जो अभी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेसिस से, प्रीलिम्स के बेसिस से, वह मृदा की सबसे ऊपरी लेयर ज़्यादा महत्व रखती है। इसमें जो ऑर्गेनिक लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर को दो पार्टों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक सांस्थिक जैविक संस्तर फर्स्ट, जो कि बहुत ज़्यादा गहराई नहीं होती है, अधिकतम 1 से 2 फीट तक होती है, और लूज लीव्स और ऑर्गेनिक डेब्रिस। इसमें जो मृदा का ये ऊपरी लेयर है, यहाँ पर जो वनस्पतियों के अवशिष्ट, जैसे कि पत्ते हैं ना, पत्तियाँ गिर जाती हैं, या कृषि अपशिष्ट हैं, तो ये मृदा के सबसे ऊपरी लेवल में ही कलेक्ट होते हैं, और यहीं पर सड़ते हैं, गलते हैं, और इसी में घुलते हैं। यही कारण है कि मृदा के इस लेयर में जीवाश्म तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो मृदा के किस लेयर में जीवाश्म तत्व की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, वह होती है किसमें, संस्तर O1 में, अर्थात जो मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है। फिर दूसरा जो परत है मृदा का, जिसे हम लोग O2 में डिवाइड करते हैं, हालांकि दोनों में जैविक तत्वों की मात्रा होती है। अब देखिए यहाँ से अपक्षयित होकर के जल के भारी मात्रा, जैसे देखिए मृदा में अगर जल की मात्रा ज़्यादा है तो अपने आप उसके जो विभिन्न पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, छनते छनते फिल्टर होते होते नीचे चले जाते, निचली लेयर में,
और निचली लेयर में इस मृदा के इस हिस्से में ये अपक्षयित होते हैं, डिकम्पोज्ड होते हैं, जो ऑर्गेनिक विभिन्न जैविक जो पदार्थ है यानी जीवाश्म जनित जो स्रोत है वनस्पतियों का जो अपशिष्ट है, यह जो है B2 में अपक्षयित होता है, यानी टूटता है। तो इस लेयर में जो वनस्पतियों की जड़ें पहुंचती हैं, जो बड़े वृक्ष हैं, अब ये वृक्ष हो कई तरह के हो सकते हैं, पतझड़ प्रकार का वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष हो सकता है, तो तरह तरह की वनस्पतियां हो सकती हैं। तो इन वृक्षों की जड़ों को यहाँ से मिनरल्स व्यापक रूप में अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। तो कृषि के लिए तो संस्तर ए ही पर्याप्त होता है, लेकिन वनस्पतियों के लिए संस्तर O2 अनिवार्य होता है। तो ये जो O1 या O2 है, इसमें जैविक संपदा या कहें हम लोग जो जीवाश्म जनित अपशिष्ट है मिट्टी में, वह सबसे भारी मात्रा में मौजूद होता है। ये जो लेयर है, यहाँ पर खनिज संपदा हमको मिलता है, जैसे A1 है, तो A1 में जैसे ए डार्क कलर्ड ओरिजिन ऑफ मिनरल्स विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड मच बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो A1 संस्तर है, इस A1 संस्तर में रासायनिक तत्वों की भी मात्रा ज़्यादा होती है, खनिज संपदा होती है, और इसका रंग जो है हल्का सा गाढ़ा भी होता है। जो संस्तर A2 है, जिसे हम लोग अपवाहन मंडल के नाम से बोलते हैं, ये थोड़ा सा लाइट कलर में होता है, गाढ़ा रंग में। तो जैसे आप बोरवेल या फिर कुएं की खुदाई करते हो, हालांकि तो कूप अब तो गायब ही हो गए, ग्रामीण एरिया में अभी भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब जो बोरवेल का टेक्नोलॉजी आया तब उसके माध्यम से भी हम लोग जब देखते हैं कि जब बोरवेल बोर किया जाता है तो अलग अलग तरह के मृदा के रंग जो है हमको बाहर सामने देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं, मिट्टी की खुदाई करके प्रैक्टिकली इसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब हम को मिट्टी खुदाई नहीं करने जाना है, यहाँ बस समझना है कि किस तरह की लेयर कहाँ पर मौजूद है, क्या तत्व वहाँ पर पाया जाता है। तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है, चमकीला होता है, और यहाँ पर जो इवोल्यूशन मैक्सिमम जो है अपघटन की प्रक्रिया, और यहाँ पर मैक्सिमम जो मिनरल्स हैं इनकी मात्रा यहाँ पर मौजूद होती है। फिर जो A3 संस्तर है, जो A3 संस्तर है, जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और चार्नोजम यानी कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है A3 लेयर में। तो कहीं कहीं मिट्टी ही ऐसी होती है, अभी जब मृदा का जस्ट इसके बाद वर्गीकरण करेंगे तो देखेंगे कि कुछ ऐसी मृदाएं हैं कि उसमें कैल्शियम तत्व की मात्रा अपने आप बहुत ज़्यादा होती है, क्यों होती है उसको भी जानेंगे। फिर B लेयर, ये जो है इसको भी हम लोग B1, B2, B3 में डिवाइड करते हैं। ये मिनरल्स के दृष्टि से हो सकते हैं संपदा संपन्न हो, लेकिन हमारे वनस्पतियों के लिए ये लेयर बहुत उपयोगी नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि ये लेयर जो है बहुत ही जटिल होता है, बहुत सकरा होता है, यहाँ पर पोषक तत्वों का अभाव होता है जो कि एक वनस्पतियों के लिए चाहिए। तो यहाँ पर वनस्पतियों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, और जो जल है उसका भी अभाव होने लगता है। उस दृष्टिकोण से, एक वनस्पति संपदा के दृष्टिकोण से, ठीक। तो ये जो है प्रीलिम्स के बेसिस से थोड़ा सा हम लोगों ने जाना मृदा के संस्तर। अब हम लोग प्रीलिम्स के बेसिस से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मृदा के जब वर्गीकरण है, तो वर्ल्ड मैप पे जो है देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसकी क्या विशेषता है। तो आइए हम लोग समझते हैं मृदा का वर्गीकरण।
तो आइए हम लोग ये डिस्कस करते हैं जो मृदा का वर्गीकरण है। दुनिया में जो विभिन्न मृदाएं पाई जाती हैं, कितने प्रकार के मृदाएं पाई जाती हैं। तो देखो, मृदाओं का जो विभिन्न आधार हैं, विभिन्न आधारों के आधार पर हम लोग मृदा का डिवीज़न करते हैं। कुछ तो क्षेत्र के आधार पर यानी जोनल आधार पर मृदा का विभाजन करते हैं। तो जोनल आधार पर मृदा 6 प्रकार की पाई जाती है। यानी हम लोग जब विषुवत-रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर चलते हैं तब मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, तो वो क्षेत्रीय डिवीज़न है। और कुछ ऐसी मृदा होती है जो क्षेत्रीय स्तर पर नहीं पाई जाती, यानी वह अक्षांशीय विस्तार के आधार पर, अक्षांश के आधार पर उसका डिवीज़न हम लोग नहीं कर सकते, तो उसको नॉन जोनल बोलते हैं। जिसमें जो है आपकी 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। और कुछ अंतः क्षेत्रीय मृदाएँ होती हैं। कैसे होती हैं? अंतः क्षेत्रीय मृदाएँ, यानी ये जो जोनल एरिया है उस जोनल एरिया के मध्य में पाई जाती हैं। तो कुल जो है 13 प्रकार की मृदाएँ दुनिया में पाई जाती हैं, जिसमें जो जोनल एरिया है यानी जो जियोग्राफिकल भौगोलिक आधार पे जो मृदा का विभाजन है, भौगोलिक आधार पे मृदा का विभाजन। अब देखिए, मृदा का हम लोग वर्गीकरण कई तरीके से करते हैं। जियोग्राफी के आधार पे करते हैं, उसके जैविक संरचना के आधार पे करते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे करते हैं, मृदा के संस्तर के आधार पे करते हैं, मृदा में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पे करते हैं, स्थलीय बनावट के आधार पे करते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण डिवीज़न है भौगोलिक आधार पर, इसी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो साइंस इसी को स्वीकार करता है। अब आइए हम लोग एक एक क्रम से जो है मृदा पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जोनल आधार जैसे टुंड्रा प्रदेश की मृदा है, टैगा है जिसे हम लोग पॉडज़ाल मृदा के नाम से जानते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र की मृदा जिसे कि प्रेरी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसे चारनोजम के नाम से जानते हैं। गर्म शुष्क प्रदेश में हमको कुछ मृदा मिलती हैं, जैसे डिजर्ट एरिया में जिसे मरुस्थलीय मृदा बोलते हैं। और उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मृदा पाई जाती है जिसे लेटराइट मृदा के नाम से जानते हैं। तो ये 6 मिट्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बेसिस से। बाकी भारत के भूगोल की दृष्टि से मृदा का प्रकार वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखता है प्रीलिम्स के बेसिस से। लेकिन मेंस के बेसिस से ये जो है इतना ही, अगर आप मृदा का विशेषता है, अगर आपको मालूम है, इनके बारे में जानकारी है, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है मेंस के बेसिस से, हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इंग्लिश में बोला कि प्री के क्वेश्चन को करने में आपको बहुत मदद करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जो टुंड्रा प्रदेश की मृदा है, टुंड्रा प्रदेश आप जानते हैं कि ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या जो उत्तरी गोलार्ध का जो क्षेत्र है, उत्तरी गोलार्ध में ही टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है, टुंड्रा प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऐसे कि जानते हैं कि जो ये शीतकटिबंधीय क्षेत्र टुंड्रा का जो क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में होना चाहिए था, उस दक्षिणी गोलार्ध में दरअसल दिक्कत क्या है कि यहाँ वह स्थलीय भाग ही नहीं है। तो आप जानते हैं कि महासागरीय भागों पर वनस्पति ना तो मृदा डेवलप हो सकती है और ना ही तो वनस्पतियाँ डेवलप हो सकती हैं। जल की सतह पर तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मृदा के लिए स्थलीय भाग का होना जरूरी है। तो यही कारण है कि टुंड्रा प्रदेश जो है या टुंड्रा, यह सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाए, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग है ज़्यादा है दक्षिणी गोलार्ध के सापेक्ष। अब देखिए, जो टुंड्रा सॉइल है, टुंड्रा सॉइल जो एक ऐसी सॉइल मृदा जिसमें पोषक तत्वों का सबसे ज़्यादा अभाव रहता है। यानी पोषक तत्व एज ए इट मीन्स, अगर जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म इसमें जो है नाम मात्र का होता है। उसका रीज़न क्या है ना, कि यहाँ पर वनस्पतियों का विकास नहीं होता। टुंड्रा प्रदेश में वनस्पतियाँ डेवलप्ड नहीं होती हैं उस तरह की। टुंड्रा प्रकार की छोटी, जैसे लाइकेन डेवलप हो जाता है, तो लाइकेन डेवलप कब होता है, यहाँ पर देखिए, ये अधिकांश समय तक यह जो क्षेत्र है हिमाच्छादित रहता है। जैसे ये आप देख रहे हो, जो उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है या रशिया का, ये पूरा कनाडा का उत्तरी भाग है, इधर ग्रीनलैंड का पूरा क्षेत्र है। ये सब क्षेत्र का होते हैं अधिकांश समय तक हिमाच्छादित रहते हैं।
तो अधिकांश समय तक जो हिमाच्छादित रहने के कारण इस मृदा का जो भाग है वह हमेशा ढका रहता है। जब ग्रीष्म ऋतु का समय होता है तो कुछ समय के लिए बर्फ़ पिघलती है, तो मृदा उसी समय जो है लाइकेन का या फिर बर्फ़ के जमाव के समय लाइकेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो उसी लाइकेन से कुछ यहाँ पर जलीय जीव पाए जाते हैं और उस जलीय जीव से वनस्पतियों से कुछ जलीय जीव डेवलप हुए और जलीय जीवों से अन्य जीवों का विकास हो जाता है। यहाँ इस मृदा को बहुत उपजाऊ हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर जीवाश्म जनित स्रोत नहीं होगा और मृदा का या फिर यहाँ पर मिनरल्स का उस तरह का अभाव है। मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं डेवलप है कि मृदा में नाइट्रोजन अच्छा हो, फास्फोरस अच्छी मात्रा में हो, कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो, चूना, ये सब चीज़ का अभाव है। चूना पत्थर, ये सब चीज़ टुंड्रा प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। तो टुंड्रा का क्षेत्र क्या है ये आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा, इसी के निकटवर्ती क्षेत्र में हम लोगों को एक मृदा पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं टैगा। तो टैगा प्रदेश में इसी के निकटवर्ती क्षेत्र में, जिसे हम लोग दूसरे शब्द में टैगा मृदा को बोलते हैं पॉडजल मृदा। तो जो कनाडा का अधिकांश भाग है पॉडजल मृदा का क्षेत्र है। साइबेरिया का जो ये पूरा रूस का क्षेत्र है ये भी पॉडजल मृदा का क्षेत्र है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो पॉडजल मृदा है ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी क्या है, तो जो शीत या फिर कहें कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो मध्यवर्ती भाग है, या जो उसका जो है जोनल एरिया, जब जोन दोनों को जोड़ता है, यानी शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय, जैसे ये आप देखिए कर्क रेखा के बाद ये जो 6.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो दोनों का दोनों को जोड़ने का काम करता है। इधर पूरा शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा और इधर ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो ये दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 12 मासी बर्फबारी आपको नहीं देखने को मिलती। जैसे कनाडा में आप यहाँ पे बहुत सारी झीलें अभी वर्ल्ड मैप में हम लोग जब देखेंगे तो बहुत सी झीलें ऐसी हैं कि जो कुछ समय के लिए हिमाच्छादित हो जाती है। कब होती है, जब शीत कटिबंधीय यानी शीत जो जलवायु होती है, शीत मौसम होता है, शीत ऋतु होती है, तो ये जो है बर्फ़ से ढक जाती हैं। जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो ये बर्फ़ हट जाती है। तो जो पॉडजल मृदा का क्षेत्र है, शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यह मृदा भी बहुत उपजाऊ नहीं है। फिलहाल टुंड्रा से बेहतर स्थिति में यहाँ पर खेती की जा सकती है। जैसे कि कृषि में आपका जो ये बसंत ऋतु में या ये कहें कि जो रबी की फसलें हैं उन फसलों के, जैसे गेहूं का प्रोडक्शन आप इस क्षेत्र में कर सकते हैं। पॉडजल मृदा का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पर वनस्पतियों को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टैगा प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं ये आपको मिल जाएंगी पॉडजल मृदा के क्षेत्र में। ठीक, तो ये बहुत उपजाऊ मृदा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बंजर एकदम पूरी तरीके से नहीं है। इसमें मिनरल्स हैं जो है, हाँ, लेकिन इसमें भी जीवाश्म बहुत भारी मात्रा में हमको नहीं मिलते हैं। पॉडजल मृदा हमने कहा शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन ये ध्यान रहे कि पॉडजल मृदा जैसी जलवायु जहाँ पर मौजूद होगी वहाँ पर भी ये इस मृदा का डेवलपमेंट होता है। जैसे इंडीज पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र है, ये जो बेल्ट है इंडीज का, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में है, यह भी ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी ये पॉडजल मृदा डेवलप्ड है। तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी इस तरह की मृदा हमको देखने को मिल सकती है। जो तीसरी प्रकार की शीत और शीतोष्ण क्षेत्र की जो मृदा है, इसी क्षेत्र में एक अलग मृदा मिलती है हम लोगों को, जिसे हम लोग बोलते हैं चारनोजम के नाम से जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रेरीज प्रकार की मिट्टी। प्रेरीज नाम लेने से सिर्फ एक भौगोलिक प्रदेश की बात उभर के आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेरी जो घास के मैदान हैं वो कहाँ पर हैं, यूएसए में, या फिर हम लोग कहें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन इस प्रकार की मिट्टी दुनिया में जहाँ पर भी मौजूद है वह अधिकांश क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है, और यह मृदा एक उपजाऊ मृदा है। साथ ही साथ इस मृदा में बड़ी वनस्पतियों का डेवलपमेंट नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो पोषक तत्व है इस मृदा में मौजूद, जो विभिन्न मिनरल्स खनिज हैं
और जो जीवाश्म है ये मृदा के ऊपरी लेयर में ही पाए जाते हैं, मृदा के निचले लेयर में मौजूद नहीं है। मृदा के निचले लेयर में मौजूद न होने के कारण यहाँ पर बड़ी वनस्पतियों का विकास नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इस चारोजम प्रकार की मृदा में हम लोगों को सबसे ज़्यादा मुलायम घास के मैदान देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको प्रेरीज मिलता है, ये जो क्षेत्र है अर्जेंटीना का, ये चारोजम मृदा का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर अगर हम लोग चलें तो पंपास घास का मैदान मिलता है। ठीक वही स्थिति यहाँ हमको दक्षिण अफ्रीका में भी चारोजम मृदा पाई जाती है, जिसमें वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो चारोजम मृदा का क्षेत्र है ये पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में, यहाँ पर डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। और जो एशिया में और यूरोप में चारोजम मृदा का क्षेत्र है, ये पूरा बेल्ट जो है ये भी चारोजम मृदा का क्षेत्र है। इस चारोजम मृदा के क्षेत्र में हम लोगों को एक घास मिलती है जिसे बोलते हैं स्टेपी, क्या बोलते हैं, स्टेपी घास का मैदान। यहाँ तो जो चारोजम मृदाएं हैं या इसकी मूल विशेषता ये है कि यहाँ पे बड़ी वनस्पतियों की डेवलपमेंट नहीं हो पाती, बहुत बड़ी वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। लेकिन घास के मैदान दुनिया में, तो ये विश्व में जो है मुलायम घास मैदान के लिए ही यह मृदा जानी जाती है। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को एक वन प्रदेश में, वन घास प्रदेश में एक विशेष प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कि चेस्टनट मृदा है। चेस्टनट जो मृदा है यह हम लोगों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे कि सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणवर्ती भाग है, ये पूरा सहारा का दक्षिण जो भाग है, मध्य अफ्रीका का जो क्षेत्र है, ये हम लोगों को चेस्टनट मृदा यहाँ पर भी थोड़ी सी मिलती है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पर चेस्टनट मृदा मौजूद है, इसकी विशेषता क्या है कि इस चेस्टनट मृदा में सवाना प्रकार के घास हम लोगों को मिलते हैं। जैसे ये भी क्षेत्र जो है चेस्टनट मृदा का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर भी चेस्टनट मृदा का क्षेत्र पाए जाते हैं। ब्राज़ील में, यहाँ वेनेजुएला में चेस्टनट मृदा का क्षेत्र है। इस मृदा में आपको एक घास मिलती है, उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय घास। अब देखिए चेस्टनट मृदा के भी विशेषता ये है कि इसमें भी पोषक तत्व मृदा के बहुत गहराई में मौजूद नहीं है। इसलिए क्या होता है कि वनस्पतियों की जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक नहीं जा सकती। तो यहाँ पर भी एक उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं सवाना प्रकार की घास। क्या बोलते हैं, सवाना प्रकार, जिनकी अधिकतम जो ऊंचाई है 3 मीटर तक होती है। तो जो सवाना वन प्रदेश या सवाना घास का जो मैदान का क्षेत्र है, जैसे ये मध्य अफ्रीका का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोगों को मिलता है। फिर ये जिसे हम लोग कंपास बोलते हैं, ब्राज़ील में कंपास के नाम से, इधर वेनेजुएला में जिसे हम लोग नानोस के नाम से जानते हैं। तो ये जो घास का मैदान है ये किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं, चेस्टनट प्रकार की मृदा में। फिर उसके बाद जो मृदा है हम लोगों को शुष्क गर्म प्रदेश में एक स्पेशल मृदा, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा जो है हम लोगों को यह अधिकांशतः जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में मिलता है। चाहे वो एशिया का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र हो, यानी जैसे कि ये पूरा क्षेत्र आपका डेजर्ट सॉइल का एरिया है, ये जो है डेजर्ट सॉइल का एरिया, यहाँ ये पूरा सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। इधर आपका चिली का जो चिली में भी आपका कुछ क्षेत्र आता है डेजर्ट सॉइल का। फिर यहाँ पर भी जो है कुछ एरिया है डेजर्ट सॉइल का। और सबसे बड़ा इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी हम लोग को डेजर्ट बड़े बड़े मरुस्थल मिलते हैं, यहाँ पर भी डेजर्ट सॉइल का। अब देखिए जो मरुस्थलीय मृदा है यह एक उपजाऊ मृदा है। कैसी मृदा है यह, उपजाऊ मृदा है। लेकिन आप जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का विकास नहीं होता। यहाँ पर खनिज तत्वों की मात्रा पर्याप्त है, लेकिन इस मृदा में जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म के अभाव होने का कारण क्या है, यहाँ पर वनस्पतियों का विकास न होना, क्योंकि वनस्पतियाँ जब सड़ती हैं, गलती हैं, तो वही तो मृदा में जीवाश्म के रूप में जो है पाई जाती हैं। लेकिन जब वनस्पति ही नहीं होगी
और देखिए वनस्पतियों को नष्ट होने के लिए, उनको सड़ने गलने के लिए, उसमें जीवाश्म बनने के लिए दो चीज़ों को बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। एक तो वर्षा अच्छी होनी चाहिए, दूसरा तापमान अच्छा होना चाहिए। तो यही कारण है कि जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर जो वनस्पतियाँ अगर हैं भी तो वो अवघटित नहीं होती जल्दी। उसका रीज़न है कि वहाँ वर्षा और ताप दोनों का अभाव है, वर्षा कम होती है। जबकि डेजर्ट एरिया में वर्षा सिर्फ कम होती है, यहाँ पे तापमान की कमी नहीं है। ताप तो यहाँ पर सबसे अच्छा होता है, लेकिन वर्षा का सबसे ज़्यादा अभाव भी होता है। लेकिन अगर इस मृदा के क्षेत्र में, अब देखिए यहाँ जैसे भारत में भी थार मरुस्थल का क्षेत्र है आपका, यहाँ पर इसी प्रकार की मृदा है भारत में भी। अब इस डेजर्ट सॉइल में अगर किसी प्रकार से हम लोग जल को पहुँचा दें, जैसे आप भारत में देखिए कि जो जब से इंदिरा नहर राजस्थान के इस मरुस्थलीय क्षेत्र में गई है, मरुस्थलीय मृदा में, तब से यह एरिया, यह पूरा क्षेत्र जो है गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो सहारा मरुस्थल जो आज खाद्यान्न के संकट के दौर से गुजर रहा है, अगर किसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग वर्षा करा लें या फिर यहाँ पर जल का स्रोत पहुँचा लें तो यह भी क्षेत्र क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे। लेकिन अब इसमें देखिए रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसका जो बजरी नुमा आकार, तो और धूल भरी आंधियाँ चलना, डेजर्ट सॉइल, तो ये तमाम विशेषताएं हैं आपके डेजर्ट सॉइल का। तो ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं दुनिया में, ये देखिए सहारा मरुस्थल के क्षेत्र है, ये पूरा अरब मरुस्थल का क्षेत्र है, ये विक्टोरिया मरुस्थल का बड़ा क्षेत्र है, इधर चिली के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा एरिया है। फिर उसके बाद जैसे है कि दक्षिण अफ्रीका का निकटवर्ती क्षेत्र में जो यहाँ पर आपका मरुस्थलीय भाग है, इस क्षेत्र में भी यह मरुस्थलीय प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक विशेष मृदा पाई जाती है वह है लेटराइट मृदा। देखिए लेटराइट मृदा का विकास वहीं होता है जहाँ पर कम से कम 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो। तो आप जानते हैं कि 200 सेंटीमीटर की वर्षा कहाँ हो सकती है, तो 200 सेंटीमीटर की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो सकता है, कर्क रेखा के जो निकटवर्ती क्षेत्र हो सकता है, यहाँ पर भी अच्छी वर्षा हो सकती है। तो जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है या भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक वर्षा हो जाती है। जैसे ये अमेजन वन प्रदेश है, यहाँ पर ये कांगो बेसिन है, या फिर दक्षिणी जो गिनी का क्षेत्र है, ये दक्षिणी गिनी का क्षेत्र और ये कांगो बेसिन का क्षेत्र। भारत में भी यह मृदा पाई जाती है, कहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत में, जैसे कि मेघालय के क्षेत्र में। और ये जो इंडोनेशिया का वन क्षेत्र है, इंडोनेशिया का, यहाँ पर भी हम लोगों को लेटराइट मृदा देखने को मिलती है। और देखिए इस मृदा की विशेषता क्या है कि इस मृदा में वर्षा अधिक होने के कारण इसका ऊपरी लेयर अपर्दित होता रहता है, ये अपर्दित होता रहता है। तो इसमें जल जमाव की समस्या भी ज़्यादा होती है, जल भराव की समस्या होती है। तो इसमें मृदा का जो पोषक तत्व है वो धीरे धीरे मृदा के निचले लेयर में चला जाता है। तो निचले लेयर में जाने के कारण जो वनस्पतियां हैं इनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, गहराई तक डेवलप होती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और सूर्य के पर्याप्त प्रकाश, तापमान अच्छा प्राप्त होता है, तो वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। यही कारण है कि इस मृदा में हम लोगों को ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखने को मिलते हैं। कि जैसे ये पूरा अमेजन वन क्षेत्र है, तो अमेजन वन क्षेत्र में विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे जो है वृक्ष हमको देखने को मिलते हैं। ये दक्षिणी जो गिनी का क्षेत्र है या कांगो वन क्षेत्र है, यहाँ पर भी ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखने को मिलते हैं। ये जो हम लोगों का इंडोनेशिया का क्षेत्र है, यहाँ पर भी ऊंचे ऊंचे वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ पर भी लेटराइट मृदा भारी मात्रा में पाई जाती है। उसका कारण है कि मेघालय के क्षेत्र में आप जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मृदा का निच्छालन बहुत ज़्यादा होता है, इससे लेटराइट मृदा का डेवलपमेंट होता है।
अब देखिए लेटराइट मृदा का जल ज़्यादा मात्रा में पाने के कारण जब इसका स्थिरीकरण होता है तो इस मृदा के कणों के बीच की जो पकड़ होती है बहुत ही मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, और धीरे धीरे ये मृदा इतनी कठोर हो जाती है कि अगर ये सूख जाए तो किसी ईंट से कम नहीं होगी, पकी हुई ईंट से इसका कठोरपन कम नहीं होगा। यहाँ तक कि इसको अगर तोड़ना हम लोग चाहें अगर सूखने पर तो हम लोगों को जेसीबी लगा के तोड़ना पड़ेगा, इतना कठोर होता है ये सॉइल। तो ये सॉइल कठोरपन कम तभी हो लगातार देखिए ये उन्हीं क्षेत्रों में मौजूद है जहाँ पर वर्षा बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये लेटराइट, ये 6 मृदाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग विशेष ध्यान देंगे। फिर उसके बाद नॉन जोनल मृदा जो हैं, जो जोन में कुछ नहीं, जैसे कि जंगली वन क्षेत्र की मृदा है, लिथोसोल मृदा है, रिजोसोल मृदा है। क्षेत्रीय में कुछ अंतर क्षेत्रीय मृदा में जैसे अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कैल्सीमॉर्फिक, हाइड्रोमॉर्फिक, हेलोमॉर्फिक। तो जो कैल्सीमॉर्फिक और हाइड्रोमॉर्फिक ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इस पे जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दुनिया में एक विशेष क्षेत्र जैसे कि ये दक्षिणी जो रेगिस्तान सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणतम भाग है, एक कैल्सीफेराल प्रकार की मृदा। इस कैल्सीफेराल में यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा अधिक है। क्या है? कैल्शियम तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी मिनरल्स यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद है। और यहाँ पर हमको समाना वन प्रदेश का कुछ क्षेत्र यहाँ पर भी देखने को मिलता है। दूसरा जो हाइड्रोमॉर्फिक है, यानी जो जहाँ पर जल की मात्रा अधिक होती है। हाइड्रोमॉर्फिक जो मृदा है, इस मृदा का डेवलपमेंट महाद्वीपों के तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है वहाँ पर इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। जैसे हाइड्रोमॉर्फिक आपका गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में होता है इधर, और साथ ही साथ ऐसे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र मौजूद हो, तो मरुस्थलों के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में ये हाइड्रोमॉर्फिक जो है हमको मृदा देखने को मिल सकती है। तो इस मृदा में एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर क्योंकि समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है तो इसलिए इस मृदा में लवण तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। यही कारण है कि इस हाइड्रोमॉर्फिक जो सॉइल है इसमें नमक का उत्पादन भी किया जाता है। जैसे गुजरात में आप देखिए नमक उत्पादन हम लोग व्यापक स्तर पर करते हैं। यहाँ जो अरब मरुस्थल का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पर भी ये भारी मात्रा में पाई जाती है। तो ये विश्व के मृदा के कुछ जो है सॉइल्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जाना प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बेसिस अपने। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम लोग क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पर्वतों के बारे में और पठार पढ़ेंगे। उसके बाद हम समुद्र जलमग्न तट पर डिस्कस करेंगे आपसे। फिर हम आप जल्द ही वर्ल्ड मैप में आ जाएंगे, यानी मैपिंग का काम हम लोग अब जल्द ही शुरू करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का जो नया नज़रिया है, दृष्टिकोण है, कहीं ना कहीं मैपिंग की तरफ रुझान उसका ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।